पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यूहाओ जूजी के साथ सन मून एम्पायर जा रहा था। अब आगे देखेंगे। सेना अब सन मून एम्पायर की सीमा के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका मनोबल बेहद कम था। किसी भी कमांडर का मूड अच्छा नहीं था, और ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। इसी वजह से नीचे के सैनिक भी उसी भावना को महसूस कर रहे थे। हालांकि इस अभियान में सेना ने कई जीत हासिल की थी, लेकिन सेना के भीतर ही अंदरूनी समस्याएं पैदा हो जाने के कारण सभी बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। सोल इंजीनियर्स और कमांडर्स दोनों की यही साझा भावना थी। सोचकर ही समझा जा सकता है कि जब इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का सुनहरा मौका सामने हो और उसी समय ऐसी परेशानियों से सामना करना पड़े, तो उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। वे होली गोस्ट चर्च को जिंदा खाल उधेड़ देने तक का मन बना चुके थे। जूजी बाकी लोगों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कहीं ज्यादा संयमित थी। वह अपने कैरेज में बैठी थी, लेकिन बीच बीच में पर्दा उठाकर बाहर का दृश्य देख लेती थी। उसकी नजरें अनायास ही उस जगह चली जाती थीं जहां हुओ यूहाओ खड़ा था, जो इस समय एक फीमेल आउटफिट पहने हुए था। भले ही उसके चेहरे पर कोई भाव नजर न आता हो, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चलता था कि वह अंदर ही अंदर हंस रही थी। यह पहली बार था जब हुओ यूहाओ को इस तरह की सजा मिली थी। सच तो यह है कि सिर्फ जूजी ही उस पर नहीं हंस रही थी। टैंग वुतोंग भी समय समय पर हंस पड़ती थी, जबकि उसे मिलिट्री डिसिप्लिन संभालने वाले सोल इंजीनियर की तरफ से कई बार चेतावनी मिल चुकी थी। इसी वजह से जहां हुओ युहाओ को मिली इस सजा से बेहद झुंझलाहट हो रही थी, वहीं जूजी असल में इससे बहुत खुश थी। भले ही हाल ही में हुओ युहाओ ने उसे काफी परेशानियां दी थीं और कई बार उसका गुस्सा भड़काया था, लेकिन उसके पास होने भर से ही उसके दिल की नाराजगी धीरे धीरे पिघल रही थी। असल में वह चाहती थी कि जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं वह कभी खत्म ही न हो। कम से कम इसका मतलब यह होता कि वह उसके पास रह सकता है। उसे बस उसे रोज देखना ही अच्छा लगता था। जूजी खुद से सवाल करती थी कि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में रहते हुए उसे ऐसा क्यों महसूस नहीं हुआ था। सेना की रफ्तार किसी सोल इंजीनियर लीजन से तुलना नहीं की जा सकती थी। फिर भी सन मून एम्पायर की सेना बाकी एम्पायर्स की सेनाओं के मुकाबले कहीं तेजी से मार्च कर सकती थी। 5 दिनों के भीतर सन मून एम्पायर और पहले के हेवनली सोल एम्पायर के बीच की सीमा अब साफ दिखाई देने लगी थी। जूजी ने हेवनली सोल एम्पायर की सीमा के पास एक इलाके में अपनी सेना को पुनर्गठित करने का फैसला किया। सेना को वहां कैंप लगाने के बाद उसने आसपास के शहरों को आदेश दिया कि वे सेना के लिए राशन और अन्य सामान भेजें। सेना को वहीं आराम करना था और उसके अगले आदेशों का इंतजार करना था। इसी दौरान वह फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर लेजियन, ईविलाई टायरांड सोल इंजीनियर लेजियन के बचे हुए सोल इंजीनियर और इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लेजियन के साथ रेडियंट सिटी वापस लौट गई। इंपीरियल कॉन्सेक्रेशन हॉल के क्लास 9 सोल इंजीनियर भी उसके साथ सन मून एम्पायर की राजधानी लौटे। अब जब उसने होली गोस्ट चर्च का सामना करने की योजना बना ली थी, तो जूजी हर संभव मैन पावर अपने साथ ले जाना चाहती थी। भले ही 3 में से 2 बीस्ट लॉर्ड स्तर की सोल इंजीनियर लेजियन अब पहले जैसी नहीं रही थीं, लेकिन उनकी संयुक्त शक्ति से उसके पास प्रभावी रूप से 2 सोल इंजीनियर लेजियन थीं। इसके अलावा उसके साथ कई क्लास 9 सोल इंजीनियर्स भी थे। यहां तक कि अगर उनका सामना ये शीशुई जैसे अल्टीमेट डॉलवो से भी हो जाता, तब भी वे खुद की रक्षा कर सकते थे। हो यूहाओ और तंग वुतुंग जूजी से थोड़ी दूरी पर उड़ रहे थे। आखिरकार उन्हें उसके पर्सनल गार्ड्स के रूप में तैनात किया गया था। इस समय हुओ यूहाओ ह्यूमन शेप्ड सोल टूल में बेहद असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उसके शरीर के लिए ठीक से फिट नहीं था। भले ही वह जानता था कि यह शारीरिक से ज्यादा मानसिक परेशानी थी, फिर भी उसे अपने आउटफिट से चिढ़ हो रही थी। वह लगातार अपने अल्टीमेट आइस ऑरा को छोड़कर उस ह्यूमन शेप्ड सोल टूल से आने वाले फायर टाइप एलिमेंटल फ्लक्चुएशंस को दबाने की कोशिश कर रहा था। जूजी, जो हवा में उड़ रही थी, अचानक पलटी और हुओ युहाओ की तरफ इशारा करते हुए बोली कि स्याओयू, इधर आओ। स्याओयू वह नाम था जो उसने हुओ युहाओ को दिया था। फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन का हर सोल इंजीनियर जानता था कि उनका मार्शल शाओयू को बहुत पसंद करता है। सोल इंजीनियर लीजन्स में चयन की प्रक्रिया बेहद सख्त थी, और मार्शल के पर्सनल गार्ड्स के लिए तो यह और भी ज्यादा सख्त थी, क्योंकि जूजी खुद अपने गार्ड्स को चुनती थी। इसलिए किसी को भी शाओयू की बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था। असल में किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, क्योंकि वह हमेशा अपना ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहने रहती थी। हुओ युहाओ अनिच्छा से जूजी की ओर उड़ा और मैसेज ट्रांसमिट करते हुए बोला कि तुम्हें क्या चाहिए।
जूजी ने वाइजर उठाया, हुओ युहाओ के करीब आई और एक मोहक मुस्कान के साथ बोली कि मुझे भूख लगी है, तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार की एक खास रेसिपी है, बहुत स्वादिष्ट ग्रिल्ड फिश की। हुओ युहाओ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। यह पहली बार नहीं था जब जूजी ने उसकी जिंदगी मुश्किल बनाने की कोशिश की थी। जब से वह उसका पर्सनल गार्ड बना था, तब से वह उससे तरह तरह की मुश्किल मांगें करवा रही थी। बेशक हुओ युहाओ जानता था कि वह ये सब सिर्फ उसके करीब आने के लिए कर रही है, और यही वजह थी कि वह उससे और भी सतर्क रहता था। वह उसकी मांगों के आगे झुकने के बिल्कुल खिलाफ था। अचानक तंग वुतोंग की आवाज उसके कानों में गूंजी कि जाकर उसके लिए मछली ग्रिल कर दो। हुओ युहाओ चौंक गया और पलटकर तंग वुतोंग को देखने लगा। तंग वुतोंग बहुत ही आराम से उड़ रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह नाराज है। हुओ युहाओ को हैरानी हुई कि क्या यह वही टंग वुतोंग है जिसे वह जानता है। तंग वुतोंग ने कहा कि सच में कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें उससे कहना होगा कि ग्रिल फिश में मेरा भी हिस्सा होगा। मुझे तुम्हारे बनाए हुए ग्रिल फिश की बहुत याद आ रही है। यह साफ था कि यह लड़की भी खाने की क्रेविंग महसूस कर रही थी। जूजी के मुकाबले हुओ युहाओ तांग वुतोंग के लिए ग्रिल्ड फिश बनाने को कहीं ज्यादा तैयार था। अगर तंग वुतोंग कुछ चाहती थी तो वह उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता। जूजी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम इतनी छोटी सी मांग भी पूरी नहीं कर सकते तो मुझसे सहयोग की उम्मीद कैसे कर सकते हो। यह पहली बार नहीं था जब उसने उसे इस तरह धमकाया हो, और यह मानना पड़ेगा कि यह तरीका काफी असरदार था। हालांकि अगर मांग हद से ज्यादा होती तो हुओ युहाओ साफ इनकार कर देता था, इसलिए जूजी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि वह हर बात मान लेगा। लेकिन उसकी हैरानी तब हुई जब हुओ युहाओ ने थोड़ी देर झिझकने के बाद सिर हिला दिया और कहा कि ठीक है, लेकिन वूटोंग और मुझे भी मछली में हिस्सा चाहिए। उसने जानबूझकर खुद को भी शामिल किया ताकि जूजी उसकी शर्त को तुरंत न ठुकरा दे। जूजी ने बिना सोचे कहा कि ठीक है। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि वह बेहद खुश थी। क्या सिर्फ कुछ ग्रिल्ड फिश के लिए इतना करना जरूरी है? क्या यह वही अजय वॉर गॉड एम्प्रेस है जिसे मैं जानता हूं? हुओ युहाओ ने मन ही मन सोचा। 1 घंटे बाद जूजी ने सबको एक बड़ी नदी के किनारे रुकने का आदेश दिया। सोल इंजीनियर्स के लिए मछली पकड़ना बेहद आसान था। बहुत जल्दी कई ताजी मछलियां जूजी के सामने रख दी गईं। जनरल्स और बाकी सोल इंजीनियर्स उससे काफी दूरी पर जा बसे थे। आखिरकार पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रेस्टिंग एरियाज होना ही बेहतर था। इस तरह जूजी को हुओ युहाओ के बनाए खाने को किसी के साथ साझा नहीं करना पड़ता, क्योंकि हुओ युहाओ ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहने हुए था, इसलिए वह केवल अपने हाथों के खुले हिस्से का ही इस्तेमाल कर सकता था। फिर भी उसने बहुत कम समय में मछलियां साफ कर दी और उनके स्केल्स हटा दिए। हुओ युहाओ ग्रिलिंग की प्रक्रिया में पहले से ही माहिर था। उसने जल्दी ही एक रैक तैयार कर लिया। कुछ ही देर में दोनों महिलाओं को ग्रिल फिश की खुशबू आने लगी। जूजी ने स्वाभाविक रूप से पहली मछली ली। पहला कौर लेते ही वह तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वह सिर हिलाकर अपनी संतुष्टि जताने लगी। दूसरी मछली तंग वुतुंग को दी गई। वह चुपचाप एक तरफ बैठकर हो युहाओ के बनाए ग्रिल फिश का आनंद लेने लगी। यह आम बात है कि स्वादिष्ट खाने के मामले में महिलाओं की भूख अक्सर पुरुषों से ज्यादा होती है। दोनों ही महिलाएं हुओ युहाओ की ग्रिल्ड फिश ऐसे खा रही थीं जैसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। शायद अपनी ज्यादा फाइटिंग पावर की वजह से तेंग वुतोंग की भूख जूजी से भी ज्यादा थी। जब तेंग वुतोंग अगली मछली उठाने ही वाली थी, तब तक जूजी का पेट भर चुका था। इस दौरान हुओ युहाओ ने भी कुछ ग्रिल्ड फिश खाई थी, लेकिन उसकी मौजूदा कल्टीवेशन के स्तर पर उसे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी। अगर वह कुछ दिनों तक कुछ भी न खाए, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूजी एक बड़े पेड़ के सहारे टिक गई और तैंग वुतोंग की ओर देखने लगी, जो उससे थोड़ी दूरी पर बैठी थी। उसने पूछा कि क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही कि वह मेरे लिए खाना बना रहा है? तांग वुतोंग ने सिर हिलाया और खुश होकर अपनी ग्रिल फिश खाती रही। हुओ युहाओ उसके पास आया और एक साफ रुमाल से उसके होंठों के किनारे लगा तेल पोंछ दिया। तांग वुतोंग ने ऊपर देखा और उसे एक संतुष्ट मुस्कान दी। भले ही जूजी वाइजर की वजह से हुओ युहाओ का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह उसकी आंखों में मौजूद प्यार की कल्पना कर सकती थी। वह ईर्ष्या से बोली कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें जरा भी जलन नहीं हो रही। मुझे लगता है कि तुम अपने आदमी की कद्र करना नहीं जानती। अगर हुओ युहाओ मेरा आदमी होता तो मैं उसे किसी और औरत के लिए खाना बनाने ही नहीं देती।
तांग वुतोंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी वह जो मुझे देता है वह दूसरों को दिए गए से हमेशा अलग होता है। जूजी ने पूछा कि अलग कैसे अलग। उसने ग्रिलिंग के दौरान हुओ युहाओ पर पूरी नजर रखी थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई थी। टेंग वूटोंग ने अपने हाथ की ग्रिल्ड फिश जूजी की तरफ बढ़ाई और कहा कि अगर तुम्हें वह इतना पसंद है तो क्यों ना वह मछली छको जो उसने मुझे दी है। इतना कहते हुए उसने थोड़ा सा मांस तोड़कर जूजी को दे दिया। इस बार तांग वूटोंग ज्यादा उदार बनने के मूड में नहीं थी। जूजी ने संदेह के साथ वह टुकड़ा लिया। उसकी समझ कह रही थी कि एक शक्तिशाली वॉर गॉड एम्प्रेस होकर उसे किसी कॉमनर का बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसकी जिज्ञासा और भावनाएं उस पर हावी हो गईं और उसने वह टुकड़ा मुंह में डाल लिया। कुछ ही कौर में वह स्वाद से स्तब्ध रह गई। वह वहीं बैठी रह गई और खाली जगह को घूरने लगी। उसके मुंह में स्वाद अविश्वसनीय था। मछली का मांस बेहद नरम और रसदार था। उसमें किसी खास तरह की ऊर्जा मौजूद लग रही थी। भले ही स्वाद पहले खाई हुई मछली जैसा ही था, लेकिन यही विशेष ऊर्जा इसे बिल्कुल अलग बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ग्रिल्ड फिश को किसी तरह से एनहांस कर दिया गया हो। इस बीच टंग वुतोंग आराम से अपनी ग्रिल्ड फिश खाती रही। उसके चेहरे पर वही संतोष भरी मुस्कान बनी हुई थी। काफी देर बाद जूजी ने मछली निगली और उस पल उसे पूरे शरीर में एक असीम संतुष्टि का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी गर्म और प्यार भरे आलिंगन में समा गई हो। जूजी ने हुओ युहाओ की ओर देखकर पूछा कि तुमने उसकी ग्रिल्ड फिश में क्या मिलाया है। हुओ युहाओ ने शांत स्वर में कहा कि तुम मुझे ग्रिलिंग करते हुए देख रही थीं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने टंग वुटोंग और तुम्हारे लिए प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं किया। जूजी ने जिद करते हुए कहा कि फिर स्वाद अलग क्यों है? ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वही वाली मछली चाहिए। युहाओ ने सिर हिलाया और कहा कि मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूं। जूजी लगभग चिल्लाते हुए बोली कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मुझे कुछ भी परवाह नहीं है, मुझे भी वही चाहिए। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर लेजियन के कुछ सोल इंजीनियर्स जो इलाके की पहरेदारी कर रहे थे पलटकर देखने लगे कि उनका मार्शल ठीक तो है या नहीं। जूजी ने हाथ हिलाकर उन्हें इशारा किया कि वह ठीक है। फिर उसने अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश की और हुओ युहाओ तथा तांग वुतोंग दोनों की ओर देखा। अब उसकी आवाज कुछ नरम हो चुकी थी। उसने पूछा कि क्यों? तुम मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हुओ युहाओ ने हल्की सी सांस ली और सिर हिला दिया। उसने कोई वजह नहीं बताई और नजरें फेर लीं। तांग वुतोंग उठ खड़ी हुई। उसने अपने हाथ में बची हुई ग्रिल्ड फिश खत्म की और जूजी से कहा कि भावनाएं अलग थीं। तुम्हें उसे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जब वह हमारे लिए मछली ग्रिल कर रहा था तब उसकी भावनाएं अलग थीं। इसी वजह से भले ही तरीका वही था, स्वाद फिर भी अलग होगा। इसलिए मुझे कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि वह तुम्हारे लिए मछली ग्रिल कर रहा है। जब तक मैं अपनी ग्रिल्ड फिश तुम्हारे साथ बांटने को तैयार न हो जाऊं, तब तक तुम प्यार के स्वाद को कभी नहीं छक पाओगी। तांग वुतोंग हुओ युहाओ की ओर चली और उसके शरीर से सट गई। उसने कहा कि ग्रिल्ड फिश बहुत स्वादिष्ट थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। तांग वुतोंग के सीधे और छोटे वाक्यों से हुओ युहाओ चौंक गया। यह पहली बार था जब तांग वुतोंग ने किसी और के सामने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। यह उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। भले ही वह जानता था कि टांग वुतोंग जूजी को चिढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसने जो भी कहा वह दिल से कहा था। हुओ युहाओ ने कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। यह सुनते ही उसका दिल पिघल चुका था। जूजी की आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे जब उसने दोनों को अपने सामने गले लगते देखा। अब वह पूरी तरह समझ गई थी कि टांग वुतोंग ने उसे मछली ग्रिल करने की इजाजत क्यों दी थी। वह न तो दयालु बन रही थी और न ही भूखी थी। वह बस यह दिखाना चाहती थी कि हुओ युहाओ को उससे छीनने का उसके पास कोई मौका नहीं है। अब उसे यह भी समझ आ गया कि टांग वुतोंग को उससे जलन नहीं थी। ऐसा नहीं था। असल में टांग वुतोंग को हमेशा उससे जलन रही थी। वह उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाले तरीके से नीचा दिखा रही थी। भले ही जूजी जानती थी कि ऐसे समय में उसे मजबूत बने रहना चाहिए, फिर भी वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। तो क्या हुआ अगर मैं पूरे महाद्वीप को जीत लूं? फिर भी मैं उससे हार चुकी हूं। जब तक उसका दिल उसके पास है, मेरे पास कोई मौका नहीं है। आंसुओं के कारण उसकी नजर धुंधली हो गई। जूजी ने पलटकर अपने चेहरे से आंसू पोंछे। उसने वाइजर से अपना चेहरा ढक लिया और चुपचाप एक तरफ चल दी। वह बिना कुछ कहे उनसे दूर जाने लगी। टंग वुतोंग,
हुओ युहाओ से सटते हुए बोली कि क्या मैं ज्यादा आगे निकल गई? हुओ युहाओ ने सिर हिलाकर कहा कि अच्छा है कि तुम उसे मुझसे दूर रहने के लिए मजबूर कर रही हो। हमारे साथ होने की पहले से ही कोई संभावना नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वह मेरे लिए और भावनाएं रखे। तुमने जो किया वह सही था, लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि जूजी काफी दयनीय है। यह साफ दिखता है कि उसके दिल में अब भी अच्छाई है। जिन शहरों पर उसने कब्जा किया, वहां उसने बेवजह कत्लेआम नहीं किया। अगर ऐसा नहीं होता, तो हमारे पुराने रिश्ते के बावजूद मैं उसे मार चुका होता। पुराना रिश्ता। टैंग वुटोंग ने तुरंत ऊपर देखा। हुओ युहाओ के शब्दों ने उसे चौकन्ना कर दिया। हुओ युहाओ ने वाइजर उठाया और उसके लाल होंठों पर एक चुंबन दे दिया। ठीक उसी पल जूजी नदी के किनारे पहुंचकर मुड़ी थी। उन्हें चूमते हुए देखकर वह गुस्से से पागल हो गई। वह उन्माद में हुओ युहाओ और तांग वुतोंग की ओर झपट पड़ी। हुओ युहाओ ने स्वाभाविक रूप से उसकी हरकत महसूस कर ली। उसकी शक्तिशाली कल्टीवेशन के कारण वह आसपास की ज्यादातर हलचलों को भांप सकता था। उसने टैंग वुतोंग को छोड़ा, पलटा और जूजी की ओर देखा। इसके बाद उसने सोल पावर की एक हल्की धारा छोड़ी, जिससे एक बैरियर बन गया और जूजी उन्हें पास नहीं आ पाई। जूजी ने खून से लाल आंखों से हो युहाओ को घूरते हुए चिल्लाकर कहा कि हो युहाओ, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना। उसी पल टंग वुटोंग के माथे पर मौजूद गोल्डन ट्राइडेंट अचानक प्रकट हुआ और उससे सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली, जो जूजी के शरीर पर जा गिरी। जूजी जोर से कांप उठी और पीछे की ओर लड़खड़ा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। उसकी आंखें भय से फैल गईं और उसकी बात वहीं अधूरी रह गई। हुओ युहाओ घबराकर तंग वूतोंग की ओर मुड़ा और बोला कि वूतोंग, तुमने अभी क्या किया? तंग वूतोंग भी उतनी ही घबराई हुई थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और जूजी को सहारा दिया। उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। जूजी, क्या तुम ठीक हो? मुझे सच में नहीं पता अभी क्या हुआ। हुओ युहाओ को पूरा भरोसा था कि टंग वुटोंग उससे झूठ नहीं बोलेगी। उसके स्वर और भावनाओं में भी झूठ का कोई संकेत नहीं था। लेकिन फिर वह सुनहरी रोशनी क्या थी? इस समय स्थिति उलट गई थी। जूजी अब शांत दिख रही थी, जबकि बाकी दोनों उसके लिए परेशान थे। उसने सिर हिलाया और हुओ युहाओ तथा टांग वुतोंग से कहा कि मैं ठीक हूं। भावनाओं में बह जाने के लिए माफ करना। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। यह कहकर वह एक बड़े पेड़ के पास गई और बैठ गई। सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। अब उनके मन में भी निकट आने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वे बस बैठकर आराम करने लगे। इस बीच बाहर से शांत दिख रही जूजी अंदर ही अंदर बेहद उलझन में थी। वह अब भी समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। जब वह सुनहरी किरण उस पर पड़ी थी, तो उसे ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर किसी पहाड़ के नीचे दब गया हो। साथ ही उसके दिमाग के अंदर एक बेहद शक्तिशाली और डरावनी आवाज गूंजी थी। उस रहस्यमयी आवाज ने ऐसी बात कही थी जिसने उसके दिल में भरे सारे अन्याय और कुंठा को एक झटके में बुझा दिया। उन शब्दों ने उसे जगा दिया और उसके मन में सिर्फ डर छोड़ दिया। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नष्ट कर दूं, तो बेहतर है कि जो कहना चाहती हो उसे अपने तक ही रखो। पूरी सेना का बोझ न होने के कारण सोल इंजीनियर लीजेंस अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ सके। क्योंकि बीस्ट लॉर्ड स्तर की सोल इंजीनियर लीजेंस उड़ने में सक्षम थीं, वे मिल्क बॉटल्स की मदद से पूरे 2 घंटे तक उड़ सकीं। उसके बाद उन्हें रुककर आराम करना पड़ा। इसी वजह से उन्हें रेडिएंट सिटी दिखाई देने में सिर्फ एक दिन से थोड़ा ज्यादा समय लगा। जब जूजी अपने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल के साथ उड़ रही थी, तो उसने सामने फैले रेडिएंट सिटी को देखा। वह जानती थी कि असफल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो योजना उसने बनाई थी, उसमें उसे सफल होना ही होगा। अगर वह असफल रही, तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बेशक उसने सबसे बुरे हालात के लिए भी तैयारी कर रखी थी। असफल होने पर भी वह सब कुछ नहीं खोएगी। लेकिन वह यह अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह असफल हुई, तो उसका प्रिय व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। भले ही वह उससे उम्मीद छोड़ चुकी थी और समझ चुकी थी कि उसके साथ होने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी वह अपनी भावनाओं को छोड़ नहीं पा रही थी। यही वजह थी कि उसका मन लगातार तड़पता रहता था। फिर भी जूजी जानती थी कि उसे सामने मौजूद काम पर ध्यान देना होगा। उसने गहरी सांस ली और ठंडी हवा को अपने मन और भावनाओं को शांत करने दिया। उसे सफल होना ही था। वह असफल नहीं हो सकती थी, अपने बेटे के लिए, खुद के लिए और उसके लिए। सच कहें तो पूरे महाद्वीप को जीतना
कभी भी उसकी प्राथमिकता नहीं रही थी। उसके लिए सबसे जरूरी था अपनी किस्मत को खुद के हाथ में रखना। इतने लंबे समय तक सेना का नेतृत्व करने के बाद वह अच्छी तरह जानती थी कि सन मून एम्पायर की तकनीकी बढ़त सिर्फ 10 सालों में खत्म नहीं होने वाली थी। इसलिए वह बिल्कुल भी बेचैन नहीं थी। लेकिन वह अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हो रहा था, जल्द ही उसके मार्शल सोल अवेकनिंग सेरेमनी का समय आने वाला था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका बेटा कौन सा मार्शल सोल प्राप्त करेगा। इसी वजह से वह अपने बेटे को लेकर बेहद डरी हुई थी। वह जानती थी कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अपनी किस्मत अपने हाथ में लेने का यह सबसे अच्छा मौका था। उसी समय हुओ युहाओ भी भावनाओं की लहर में डूबा हुआ था। उसे याद भी नहीं रहा कि वह कितनी बार रेडिएंट सिटी आ चुका है। हर बार वह रेडिएंट सिटी को अलग अलग एहसास और सोच के साथ छोड़ता था। शुरुआत में वह शहर की बनावट से बेहद प्रभावित था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह चाहे तो इस शहर को नियंत्रित भी कर सकता है और नष्ट भी। यह बदलाव उसकी ताकत बढ़ने के साथ आया था। आखिरकार इंसान को अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा करना पड़ता है। सच्चा आत्मविश्वास ताकतवर बनने के बाद ही आता है। इसके अलावा अब उसके पास कोई था जिसे वह अपनी जान तक सौंप सकता था। दो अल्टीमेट डुलुओं से मुठभेड़ के बाद हुओ युहाओ और तांग वुतोंग ने बहुत कड़ी मेहनत से कल्टीवेशन की थी और वे एक सामान्य ट्रांसेंडेंट डुलुओं से कहीं तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हुओ युहाओ को भरोसा था कि वे उसकी उम्मीद से भी पहले रैंक 98 तक पहुंच जाएंगे। रेडिएंट सिटी, सूत्यनरान और होली गोस्ट चर्च हम आखिरकार आ ही गए हैं। इस बार हमें सन मून एम्पायर के अंदर से ही हालात को प्रभावित करना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम स्टार लुओ एम्पायर और डाओ लिंग एम्पायर के लिए और समय खरीद सकें। हुओ युहाओ को पूरा भरोसा था कि 10 साल बाद जब युद्ध फिर से शुरू होगा, तब तक वह और तैंग वुतोंग दोनों अल्टीमेट डूलो बन चुके होंगे। वे इतिहास के पहले ऐसे अल्टीमेट डूलो होंगे जिनके पास 3 सोल कोर्स होंगे। भले ही सोल टूल्स अब भी बेहद शक्तिशाली रहें, लेकिन उसे विश्वास था कि अपनी जबरदस्त ताकत के दम पर वे महाद्वीप की घटनाओं को प्रभावित कर सकेंगे। आखिर में हुओ युहाओ को नहीं लगता था कि इन 10 सालों में बाकी 3 एम्पायर्स की सोल टूल टेक्नोलॉजी सन मून एम्पायर के स्तर तक पहुंच पाएगी। लेकिन उसे यह जरूर लगता था कि जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगा, तब वह युद्ध के नतीजे को तय करने में सक्षम होगा। हुओ युहाओ के चेहरे पर हल्की सी चमक आई और वह मुस्कुराया। शू तियनरन, इस बार ठीक से मुकाबला होगा। जब तीनों सोल इंजीनियर लीजेंस रेडिएंट सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर थे, तब उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। जमीन पर उतरने के बाद वे सीधे रेडिएंट सिटी की ओर नहीं गए। इसके बजाय वहीं रुककर खुद को दोबारा संगठित किया। आखिरकार यह सबको पता था कि रेडिएंट सिटी के ऊपर उड़ना सख्त मना है। एम्परर की खास अनुमति के बिना कोई भी शहर के ऊपर उड़ नहीं सकता था। वास्तव में लौटने वाली इन सभी टुकड़ियों की जांच होती थी। उसके बाद ही उन्हें रेडिएंट सिटी में प्रवेश करने दिया जाता था। सिर्फ सैन्य अधिकारी ही इस जांच से मुक्त होते थे। यह एक ऐसा नियम था जिसका पालन सभी को करना ही पड़ता था। उनके लौटने की खबर तुरंत ही पूरी राजधानी में फैल गई। बहुत जल्द रेडिएंट सिटी के केंद्र से एक सोल इंजीनियर लीजन उड़कर बाहर आई। साफ था कि उन्हें उड़ने की विशेष अनुमति दी गई थी। भले ही यह पहली बार नहीं था जब हुओ युहाओ सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को देख रहा था, फिर भी वह उनसे बेहद प्रभावित हुआ। उनके हर एक सोल इंजीनियर ने मोटा ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहन रखा था, जो उनकी शक्तिशाली ऑरा को मुश्किल से ही छुपा पा रहा था। उनके सामने बीस्ट लॉर्ड स्तर की सोल इंजीनियर लीजन्स काफी अपरिपक्व लग रही थीं। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन में केवल सोल डुलुओ शामिल थे। 100 लोगों की इस टुकड़ी में हर एक 8 रिंग वाला सोल डुलुओ था, या यूं कहें कि क्लास 8 सोल इंजीनियर। यह बात बेहद डरावनी थी कि सन मून एम्पायर इतने सारे शक्तिशाली सोल 8 इंजीनियर्स को इकट्ठा कर सकता था और उन्हें इतनी अनुशासित व्यवस्था में रख सकता था। वे मूल रूप से शू तियनरन का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता थे, किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सन मून एम्पायर को धमकाने की कोशिश करता। इसके अलावा रेडिएंट सिटी की सुरक्षा लगातार बेहतर की जा रही थी। इसी वजह से रेडिएंट सिटी को पूरे महाद्वीप का नंबर 1 शहर कहा जाता था। हुओ युहाओ चुपचाप जूजी के पीछे खड़ा रहा। जब सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के 100 सोल इंजीनियर्स आसमान से नीचे उतरे, तो एक सोल इंजीनियर जो ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहने हुए था, आगे बढ़ा और जूजी को प्रणाम किया। उसने कहा कि वॉर गॉड एम्प्रेस, हिज मैजेस्टी का आपके लिए आदेश है।
वह चाहते हैं कि आप सभी कमांडर्स और वाइस कमांडर्स को लेकर शहर में प्रवेश करें। हिज मैजेस्टी पैलेस में आप सभी का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेंगे। बाकी 3 सोल इंजीनियर लीजेंड्स यहीं रुकेंगी और आगे के आदेशों का इंतजार करेंगी। जूजी के पीछे खड़े सोल लीजन कमांडर्स यह सुनकर अपनी नाराजगी छुपा नहीं पाए। आखिरकार वे हेवनली सोल एम्पायर को नष्ट कर विजयी होकर लौटे थे। लेकिन उनका औपचारिक स्वागत करने के बजाय सिर्फ सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन का एक प्रतिनिधि भेजा गया था। यह बात उन्हें स्वीकार नहीं हो रही थी। उनके असंतोष को महसूस करते हुए जूजी ने हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का संकेत दिया। इसके बाद उसने एक घुटने पर बैठकर आदेश स्वीकार किया। फिर जूजी ने अपने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल का हेलमेट उतारा और उसे अपने पास खड़े हुओ यूहाओ को सौंप दिया। इसके बाद वह वाइस कमांडर्स और कमांडर्स को साथ लेकर रेडिएंट सिटी की ओर चल पड़ी। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के उस प्रतिनिधि ने तुरंत कहा कि वॉर गॉड एम्प्रेस, हिज मैजेस्टी ने आपको और आपके अधीन कमांडर्स को उड़कर शहर में प्रवेश करने की विशेष अनुमति दी है। लेकिन जूजी ने सिर हिलाते हुए कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। युद्ध से लौटने के बाद हम इस तरह उड़ते हुए कैसे शहर में प्रवेश कर सकते हैं? यह हिज मैजेस्टी के प्रति बहुत असम्मानजनक होगा। हम पैदल ही प्रवेश करेंगे। इसके लिए आप सबको मेरे साथ चलने की तकलीफ देने के लिए मैं क्षमा चाहती हूं। इतना कहने के बाद उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और पैलेस की दिशा में आगे बढ़ती रही। क्योंकि हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग सिर्फ उसके पर्सनल गार्ड्स थे, इसीलिए वे उसके साथ नहीं जा सकते थे। शू तियानरान ने साफ कहा था कि केवल कमांडर्स और वाइस कमांडर्स ही शहर में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब था कि वह किसी भी सोल्जर या गार्ड को अंदर नहीं बुलाना चाहते थे, इसलिए दोनों को यहीं रुकना पड़ा। बेशक जूजी जानती थी कि शू तियानरान उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर रहा था। उसका फैसला पूरी तरह सुरक्षा कारणों पर आधारित था। युद्ध से लौटते ही 3 सोल इंजीनियर लीजेंड्स को रेडिएंट सिटी में प्रवेश करने देना स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं था। लेकिन इसी वजह से अगर इस समय होली गोस्ट चर्च का कोई सोल मास्टर उस पर हमला करता तो वह खतरे में पड़ सकती थी। यही कारण था कि शू तियानरान ने सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को उसकी सुरक्षा के लिए भेजा था। लेकिन जूजी ने यह अनुमान अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं किया। उसके कमांडर्स और वाइस कमांडर्स का शू तियानरान से नाराज होना उसके लिए फायदेमंद ही था। जूजी को जाते हुए देखकर तांग वुतोंग ने हुओ यूहाओ को संदेश भेजा और पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हुओ यूहाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बस यहीं इंतजार करते हैं। मुझे यकीन है कि जूजी हमारे लिए सब कुछ संभाल लेगी। जब हम रेडिएंट सिटी लौटे तो मैं महसूस कर सका कि वह फिर से सामान्य हो गई है। जब वह अपने सामान्य हाल में होती है तो सैन्य और राजनीतिक मामलों में वह हम दोनों से कहीं बेहतर होती है। हमें बस उसे सब कुछ संभालने देना चाहिए। तेंग वुतोंग ने आंखें घुमाते हुए कहा कि लगता है तुम उस पर काफी भरोसा करते हो। हुओ यूहाओ ने जवाब दिया कि कोई भी दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं होती। इस बार उसे हमारी मदद की जरूरत है। भले ही वह हमारे पुराने रिश्ते को नजरअंदाज कर दे, लेकिन हमारा काम पूरा होने से पहले वह हमारे खिलाफ कुछ भी नुकसानदेह नहीं करेगी। इसके अलावा मैंने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरी तरह फैला रखी है। अगर उसके मन में हमारे खिलाफ कोई गलत इरादा होगा तो हम समय रहते प्रतिक्रिया कर सकेंगे। तांग वुतोंग ने बस इतना कहा कि ठीक है, और फिर कोई ईर्ष्या भरी बात नहीं कही। पीछे रुकने का आदेश पाए एक सैन्य अधिकारी ने उन्हें आराम करने के निर्देश दिए। सोल इंजीनियर लीजेंड्स ने वहीं कैंप लगाना शुरू कर दिया। आमतौर पर उन्हें सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया बनाना पड़ता और युद्ध की तैयारी के लिए सोल टूल्स स्थापित करने पड़ते। लेकिन अब जब वे रेडिएंट सिटी के बाहरी इलाके में लौट चुके थे तो इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि ऐसा करने पर उन पर राजद्रोह का शक भी हो सकता था। सन मून एम्पायर के पैलेस के अंदर शू तियानरान अपने अधीन मंत्रियों और जनरल्स को साथ लेकर पैलेस गेट्स पर चुपचाप खड़ा इंतजार कर रहा था। जूजी को अब तक शहर में प्रवेश कर लेना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक उसकी नजर में नहीं आई थी। दूर आसमान की ओर देखते हुए शू तियानरान सोचने लगा कि वह अब तक क्यों नहीं पहुंची। उसी समय सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन का एक प्रतिनिधि उड़कर वापस आया और शू तियानरान से थोड़ी दूरी पर उतरा। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसके सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा कि योर मैजेस्टी, वॉर गॉड एम्प्रेस, इंपीरियल ड्रैगन, ईविल आई टायरेंट और फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजेंस को रेडिएंट सिटी वापस ले आई हैं। वॉर गॉड एम्प्रेस ने आपके सम्मान में उड़कर शहर में प्रवेश न करने का फैसला किया है, इसलिए पैलेस तक पहुंचने में उन्हें अब भी कुछ समय लगेगा। यह सुनकर शू तियानरान अपने आप ही मुस्कुरा उठा।
जूजी, तुमने मुझे निराश नहीं किया। लगता है तुमने अपनी उपलब्धियों को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्सू तियानरान ने पूछा कि वॉर गॉड एम्प्रेस और कमांडर्स शहर में किस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं। प्रतिनिधि ने तुरंत जवाब दिया। क्सू तियानरान ने सिर हिलाया और अपने मंत्रियों व जनरल्स की ओर मुड़ते हुए कहा कि हमारी वॉर गॉड एम्प्रेस अजेय रही है और उसने एक बार फिर हमारे एम्पायर के लिए और भूमि जीत ली है। उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं और वह इनाम की हकदार है। यह भी दुर्लभ है कि वह हमारी मर्यादाओं को समझती है और शहर में उड़कर प्रवेश नहीं कर रही। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ चलें और उसका स्वागत करें। हमें अपनी सेना की उपलब्धियों को सम्मान देना चाहिए। सभी मंत्री और जनरल्स एक साथ जोर से बोले कि हिज मैजेस्टी दीर्घायु हो। इस समय सबके चेहरों पर अलग अलग भाव थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि छू तियानरान के फैसले पर सवाल उठाए। सेना और होली गोस्ट चर्च के बीच हुआ टकराव कोई छुपी हुई बात नहीं थी। ये शिशुई द्वारा सेना पर किए गए हमले की खबर पहले ही रेडियंट सिटी पहुंच चुकी थी। अब जब हालात इस मोड़ पर आ चुके थे, तो कोई भी मंत्री होली गोस्ट चर्च का समर्थन नहीं करना चाहता था। आखिरकार वे दुष्ट सोल मास्टर्स कभी भी लोकप्रिय नहीं रहे थे। जनरल्स की भावना तो और भी साफ थी। वॉर गॉड एम्प्रेस उन्हीं में से एक थी। भले ही वह एम्प्रेस थी, लेकिन पिछले कई वर्षों में उसने सेना और एम्पायर के लिए अनगिनत जीतें दिलाई थीं। अब हेवनली सोल एम्पायर की जमीन सन मून एम्पायर में शामिल हो चुकी थी, तो सेना और जनरल्स की हैसियत मंत्रियों से भी ऊपर जाने वाली थी। ऐसे में जूजी के लिए उनका समर्थन और भी बढ़ना तय था। इसके अलावा वे इस बात से भी बहुत प्रभावित थे कि वॉर गॉड एम्प्रेस ने होली गोस्ट चर्च के ईवल सोल मास्टर्स को मारने वाले अपने सोल इंजीनियर्स की जिम्मेदारी खुद ली थी। इतना ही नहीं, उसने उस घटना के बाद मार्शल के पद से हटने की भी पेशकश की थी। ऐसे में वह इन सीधे साधे जनरल्स का दिल कैसे न जीतती। अब जब शू तियानरान खुद वॉर गॉड एम्प्रेस का स्वागत करना चाहता था, तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। भले ही शू तियानरान ने कहा कि वह जूजी का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेगा, लेकिन वे तेजी से उसकी ओर नहीं बढ़ रहे थे। आखिरकार दूरी कई किलोमीटर की थी, लेकिन कुछ ही देर में जूजी, जो अपने आग जैसे लाल ह्यूमन शेप्ड सोल टूल में थी, शू तियानरान की नजर में आ गई। शू तियानरान की दृष्टि बहुत तेज थी। वह साफ देख सकता था कि उसने हेलमेट नहीं पहना था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी दृढ़ता थी। यह देखकर उसका दिल भर आया कि उसकी एम्प्रेस ने उसके लिए इतना कष्ट झेला है। यही मेरी एम्प्रेस है। काश वह सच में मेरे प्यार की हकदार है। वह मेरी महत्वाकांक्षाओं और एम्पायर के लिए इतनी मेहनत कर रही है, फिर भी मैं उससे इतना सतर्क रहता हूं। जूजी, जूजी, बताओ, मेरा दिल तुम्हारे लिए दर्द से कैसे न भरे। यह सोचते ही शू तियानरान ने अपने कदम तेज कर दिए और उसकी ओर बढ़ा। उसी तरह जूजी ने भी अपनी गति बढ़ा दी और बिना किसी सोल टूल का इस्तेमाल किए तेजी से शू तियानरान की ओर चल पड़ी। जब दोनों के बीच लगभग 10 मीटर की दूरी रह गई, तो जूजी उसके सामने घुटने टेक बैठी। उसने कहा कि योर मैजेस्टी, और उसकी आवाज कांप रही थी, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब शू तियानरान अपनी प्रोस्थेटिक लेग का काफी अभ्यस्त हो चुका था। वह तेजी से आगे बढ़ा और घुटनों पर बैठी जूजी को गले लगा लिया। जूजी ने उसे कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। मंत्री और जनरल समझ गए कि उन्हें इस पल में दखल नहीं देना चाहिए। जिस तरह से शू तियानरान उसे पकड़े हुए था, उससे साफ था कि जूजी उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जूजी के साथ आए कमांडर्स और वाइस कमांडर्स भी घुटने टेक बैठे। उसे रोते हुए देखकर उनकी आंखों में भी आंसू भर आए। यह खास तौर पर ईविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन के कमांडर स्याश्वांचन के लिए सच था। होली गोस्ट चर्च के हाथों अपने इतने सारे अधीनस्थों को खोने के बाद वह पहले ही टूट चुका था। अब वॉर गॉड एम्प्रेस को सबके लिए इतना कष्ट सहते देखकर उसके भीतर दबी भावनाओं की तीव्रता की कल्पना करना मुश्किल नहीं था। इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन के वाइस कमांडर्स भी फूट फूट कर रोने लगे। आखिरकार पूरी लीजन लगभग नष्ट हो चुकी थी। ऊपर से उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी सोल टूल सप्लाईज कहां चली गई थीं। होली गोस्ट चर्च से ज्यादा नफरत कोई नहीं करता था। पहले सबसे ज्यादा ईवल सोल मास्टर्स को मारने वाले भी वही थे। शू तियानरान ने नरम स्वर में कहा कि अब बस करो मेरी प्रिय एम्प्रेस, मत रो। अब सब ठीक है, तुम वापस आ गई हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर दूंगा। कुछ देर और रोने के बाद जूजी धीरे धीरे शू तियानरान की बाहों से अलग हुई और 2 कदम पीछे हटी। इसके बाद उसने एक बार फिर उसे प्रणाम किया। उसने कहा कि मैं तीनों सेनाओं की मार्शल और कमांडर जूजी
अब अपना पद योर मैजेस्टी को वापस सौंपती हूं। यह कहते हुए उसने अपना कमांडर्स सील शू तेनरन की ओर बढ़ा दिया। शू तेनरान ने वह सील नहीं लिया। इसके बजाय उसने कहा कि उठो मेरी एम्प्रेस, उठो मेरे वफादार कमांडर्स और सब्जेक्ट्स। तुम सबने हमारे एम्पायर के लिए बहुत कुछ किया है। सन मून, एम्पायर की भूमि का विस्तार करने के लिए मैंने तुम सभी को इनाम देने का फैसला किया है। मेरे साथ पैलेस चलो। इसके बाद सभी मंत्री और कमांडर्स सूथेनरान के साथ चल पड़े, जबकि वह जूजी का हाथ थामे पैलेस की ओर बढ़ रहा था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।